हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमिनेंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये बेसिक्स होंगे आपके एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी। तो अभी आपके सामने है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charged spheres having charges 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो यहाँ आपको दो चार्जेस गिवन है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, एक ये है और एक ये स्फीयर है। इन दोनों पर चार्जेस गिवन हैं 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb और दूसरे पर भी चार्ज है 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। तो कोई भी दो चार्जेस के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में फोर्स निकालने के लिए आप एक रिलेशन यूज़ करोगे। वो रिलेशन क्या है? अगर आपके पास चार्ज हैं, one charge is Q1 and the other one is Q2, और अगर ये किसी डिस्टेंस d से सेपरेटेड है, कूलम्ब्स लॉ आपको बताता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होगी K इंटू Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q1 ये पहला वाला चार्ज है, Q2 ये दूसरा वाला चार्ज है और T है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको Q1 आप मान सकते हो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम को, और Q2 मान सकते हो आप दूसरे 2 इंटू दूसरा चार्ज हमें गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आप एक कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैं इन वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो F इक्वल टू आएगा, K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं तो इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और सॉल्व करने पर इस पूरी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो ये K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। Q2 है आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, और D आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे डिवाइड करेंगे बाई 100, तो ये होगा 0.3 मीटर, और स्क्वायर करना है इसका, तो ये होगा दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर पहले सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू 2 इंटू 3, और पावर ऑफ 10 देखेंगे तो ये होगा नेगेटिव पावर होंगे -14, पॉजिटिव होगा 9। तो 9 एंड -14 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 रेज टू पावर -5, और इससे आप लिख सकते हो 0.09 या फिर 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2। 9 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन है द electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो अगेन ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। यहाँ आपको क्या दिए हैं, दो चार्ज गिवन हैं, एक स्फीयर है जिस पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा स्मॉल स्फीयर है उस पर चार्ज है नेगेटिव का 0.8 माइक्रोकूलम। और इस केस में आपको फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन और आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो अगर आप यहाँ इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप इस तरह से शो कर सकते हो कि एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है नेगेटिव 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं 0.2 न्यूटन। देखो इसे देख के हमें पता चलता है कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी 0.4 माइक्रोकूलम पर इधर फोर्स होगा राइटवर्ड्स और -0.8 पर फोर्स होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स हमें गिवन है कि जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, इस फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। तो अगेन आपको यूज़ करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताएगा इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। तो फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज करते हैं, ये होता है F = K(Q1Q2)/d²। तो फोर्स आपको यहाँ गिवन है 0.2 न्यूटन, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 आपको गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मीन्स 10⁻⁻⁶। दूसरे चार्ज का हम यहाँ मैग्नीट्यूड लिखेंगे 0.8 × 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में d²। तो d² को अगर आप इधर ले जाएंगे तो आपको ये फिजिक्स वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। तो कैलकुलेट आपको करना है, तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये 9 × 0.4 × 0.8, 10 के पावर्स को देखते हैं तो -6 and -6 -12 होगा और पॉजिटिव पावर है 3, तो ये होगा 10⁻³ अपॉन 0.2 को हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप 0.2 से 0.4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो आपका ये आंसर होगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1.6 × 10⁻³ तो ये आपको मिलेगा 14.4 × 10⁻³ या इसे आप लिख सकते हो 14.4 mm। तो ये जो आंसर होगा आपका मीटर में आएगा। तो ये डिस्टेंस है 14.4 × 10⁻³ मीटर। ये इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर टू द फर्स्ट। तो अगर 0.4 माइक्रोकूलम पर फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो दोनों फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अगर एक स्फीयर पर फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है तो दूसरे पर भी फोर्स 0.2 न्यूटन ही लगेगा। तो 0.4 माइक्रोकूलम पर फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए 4 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। तो इस -0.8 पर फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन था कूलम्स लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक दैट द रेशियो KE²/G ME × MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो यहाँ पर आपको एक रेशियो गिवन है। हो सकता है ये आपको नया लग रहा हो, लेकिन इसमें से कुछ भी नया नहीं है। तो वास्तव में ये क्या है, K का मतलब है
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम ई है ये मास ऑफ प्रोटॉन, और ये जो कैपिटल जी है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए, अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक कोई प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा -e और प्रोटॉन पर चार्ज होगा +e, और मान लेते हैं इनके बीच में कोई डिस्टेंस है d। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास होगा me और जो प्रोटॉन होगा इसका मास होगा mp। तो क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है इसलिए एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन इनके पास मास भी है, तो मास की वजह से ये एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर आप इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k Q1 है E, Q2 भी है E, तो Q1 इंटू Q2 होगा E² अपॉन T²। और अगर इनके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट करें तो ये वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन D²। तो m1 है यहाँ पर me, m2 है mp और डिस्टेंस है d। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये। ओके, तो हमें कोई रेशियो फाइंड करना है ke² अपॉन g इंटू me इंटू mp। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करते हैं तो आपको ये रिलेशन मिलेगा ke² अपॉन d² अपॉन जी me इंटू mp अपॉन d²। देखिए d² कैंसिल हो जाएंगे तो ये रेशियो मिलेगा हमें ke² अपॉन जी me इंटू mp। तो ये वही रेशियो है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर इज प्रोटॉन। यानी एक चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है ये कांस्टेंट। तो अब देखिए इसका डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना है तो इसका डायमेंशन होगा Fe अपॉन Fg के बराबर। तो क्योंकि दोनों फोर्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका डायमेंशन mlt-2 होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डायमेंशन mlt-2 होगा। इस तरह से ये जो पूरा रेशियो आएगा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके डायमेंशन को हम लिखेंगे m0 l0 एंड t0। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। अब आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू भी आपको डिटरमाइन करनी है। तो वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आपको इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो इस रेशियो की वैल्यू आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब इस k की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। इस रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो k होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो दोनों पर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यानी प्रोटॉन का चार्ज भी यही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन
कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्लास 11th में आपने याद की थी, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको याद रखना होगा, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इस रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए अप्रॉक्स में से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो 9 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो अबाउट 1 टाइम। सिमिलरली इस 1.6 से आप इस 1.6 को लगभग 1 टाइम्स आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए पावर ऑफ 10 क्या बचेंगे, अब आपके पास बचा है 1.6 अपॉन 6.67 और 10 के पार्ट्स को देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। देखिए ऊपर देखते हैं, ये 10 की पावर -19 -38 होगा। 38 में +9 करोगे तो मिलेगा आपको 10⁻⁻29। इस तरह से नीचे सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर -11 है, ये -31 है और ये 27 है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻69 -11 -31 42 +27 आपको मिलेगा -69। करेक्ट है कैलकुलेशन। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, केवल 10 के पार्ट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये लगभग 10 की पावर 40 होगा इंटू 1.6 अपॉन 6.67। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4 टाइम्स आप इसे कैलकुलेट 4 टाइम्स इसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसे आप लिखोगे ओवरऑल 10/4 इंटू 10⁻40। तो 10 ये 39 हो जाएगा। तो ये लगभग 2.5 इंटू 10⁻39 ये हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप देखोगे तो कितना आता है 10⁻39। तो पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि इस फिगर का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आया है इसकी वैल्यू है 10⁻39। तो इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस बात का सिग्निफिकेंस बताइए, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए ये क्या बताया था मैंने कि ये जो रेशियो है ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो ये रेशियो आपको मिला है लगभग 10⁻39। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। तो ये रेशियो हमें ये सिग्निफाई कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? तो यहाँ पहले हम समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इस बात का क्या मतलब है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है किसी फिक्स क्वांटिटी की फॉर्म में पाया जाना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी एक फिक्स चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म्स में मिलता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो बॉडी हैं, एक है हमारे पास बॉडी ए और दूसरी हमारे पास है बॉडी बी। तो दोनों ही बॉडीज एटम से मिलके बनी होंगी और किसी एक एटम में आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है,
इसलिए अगर किसी एक एटम को देखें हम तो एक एटम अपने आप में न्यूट्रल होगा, एटम अपने आप में न्यूट्रल होगा। अब कोई भी बॉडी अगर एटम से बनी है तो ये भी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, और ये भी होगी न्यूट्रल। अब इन पर चार्ज कैसे अपीयर होता है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉडी से दूसरे में चले जाते हैं, मान लीजिए बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी में चले जाते हैं, तो बॉडी ए पर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बॉडी ए पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और क्योंकि बी पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो कितना चार्ज आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है इतना ही पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को हम मान लीजिए कहते हैं E। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E होगा और प्रोटॉन पर चार्ज +E होगा। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है तो इस पर चार्ज हो जाएगा +E और इस पर चार्ज हो जाएगा -E। तो बॉडी ए पर चार्ज +E है, अभी बॉडी बी पर चार्ज -E। मान लीजिए एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो बॉडी ए पर चार्ज होगा +2E और बॉडी बी पर चार्ज होगा -2E। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो बॉडी ए पर चार्ज होगा Ne और बॉडी बी पर चार्ज होगा -n/E। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू होगी, वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, n/E के बराबर होगा। अब यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और यहाँ पर E है वो वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n टाइम्स ऑफ E, और यहाँ पर n क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो कितना होगा, या तो 1 ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन, या 2 या 3 या 4, इस तरह से कोई भी इंटीजर ये हो सकता है। तो n इज़ एन इंटीजर। तो किसी बॉडी पर चार्ज कितना आया, हमने इंटीजर का मल्टीप्लाई किया किसमें, E में। E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का क्या मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज अपीयर होगा वो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में ही अपीयर होगा। वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, इंटीजर का मल्टीप्लाई किया आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में, तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज appearing on a body is always integral multiple of चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस बात को हम कहते हैं कि किसी बॉडी का चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो ये n है, ये हमेशा क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 2.5 E है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात का क्या मतलब होगा कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज 2.5 E है तो इसका मतलब क्या है, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो n होगा हमेशा इंटीजर होगा। अब इसमें दूसरी बात ये कही गई है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic, that is large scale charges। तो जब भी हम किसी लार्ज स्केल चार्ज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 10 कूलम चार्ज या 100 कूलम चार्ज, तो अगर आप देखोगे कि मैंने कहा कि 10 कूलम चार्ज किसी बॉडी पर है, तो अगर आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे 10 कूलम चार्ज लाने के लिए, तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो n इक्वल टू क्या आएगा,
Q अपॉन E आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 कूलाम को डिवाइड करता हूँ E से तो ये कोई इंटीजर ही आएगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस केस में अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है बहुत बड़े चार्ज के लिए तो उसे हम इग्नोर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी हेल्प से इसे भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आपको गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास रोड है, इसे हमने क्या किया, किसी सिल्क क्लॉथ से हमने इसे रब कर दिया, तो दोनों पर चार्ज आएंगे। तो ग्लास रॉड पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आता है तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव किए होंगे। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों पर चार्ज अपेयर हुआ, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे दिस स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए जब इनिशियली हम देखेंगे तो ग्लास रॉड क्या रही होगी, न्यूट्रल रही होगी, और सिल्क क्लॉथ भी क्या रहा होगा, न्यूट्रल। लेकिन इनके अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहे होंगे। अब इन पर चार्ज क्यों अपियर हुआ, क्योंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए। तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की तरफ जाते हैं, तो ग्लास रॉड पर चार्ज आया होगा पॉजिटिव Ne, और सिल्क क्लॉथ पर चार्ज आया होगा नेगेटिव ऑफ Ne। तो अगर इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज फाइनली देखें तो टोटल चार्ज अब भी कितना होगा, प्लस Ne प्लस नेगेटिव Ne। तो आंसर आएगा आपका 0। तो पहले भी टोटल चार्ज 0 था, अब भी टोटल चार्ज 0 है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज कंजर्व ही रहा, केवल कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.6। ये कह रहा है 4 चार्जेस आपको गिवन है, QA is 2 माइक्रोकूलम, QB, QC, QD वैल्यूज आपको गिवन है, are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? तो आपको गिवन है एक स्क्वायर, इस तरह से कोई स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपको 4 चार्ज दिए हुए हैं, ये A, ये B, C एंड D। इन चारों चार्जेस की वैल्यू दी है। QA दिया है आपको 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, QB दिया है आपको -5 माइक्रोकूलम, QC दिया है आपको पॉजिटिव का 2 माइक्रोकूलम, और QD दिया है आपको नेगेटिव 5 माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो एक और चार्ज है जो कहाँ रखा हुआ है, इस स्क्वायर के सेंटर पे। स्क्वायर का सेंटर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम। इस पर फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल चार्जेस आपको गिवन हैं वो 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स किस तरफ लगाएंगे। तो देखिए ये -5 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये -5 माइक्रोकूलम भी क्या करेगा, इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि एक स्क्वायर का सेंटर है तो -5 से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो अगर x आप मानेंगे तो इस B से भी सेंटर की डिस्टेंस x रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये -5 माइक्रोकूलम जो फोर्स लगाएगा 1 माइक्रोकूलम के ऊपर,
वही फोर्स ये वाला -5 लगाएगा इस 1 माइक्रोकूलम पर। तो अगर इस रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसके अलोंग आप देखें तो जो फोर्स इस तरफ लगेगा, पॉइंट डी की तरफ लगेगा, वही फोर्स पॉइंट बी की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स अलोंग लाइन बी डी, नेट फोर्स अलोंग बी डी कितना आएगा? अलोंग बी डी नेट फोर्स आएगा 0, क्योंकि दोनों चार्ज क्या कर रहे होंगे? इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस 1 माइक्रोकूलम को। सिमिलरली अगर हम इस लाइन के अलोंग देखें, AC के अलोंग देखें, तो जितना फोर्स पॉइंट A पे रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स पॉइंट C पर रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम भी लगा रहा होगा। तो मान लीजिए ये लगाता है फोर्स F डैश, तो ये 2 माइक्रोकूलम भी 1 माइक्रोकूलम पर इस तरफ फोर्स लगाएगा F डैश। ये 2 माइक्रोकूलम लगाएगा, रिपेल करेगा इसे, तो इसका फोर्स इस तरफ होगा C की तरफ, और ये 2 माइक्रोकूलम C पे जो रखा हुआ है ये F डैश को रिपेल करेगा किस तरफ? पॉइंट A की तरफ। तो QA और इस QC की वजह से भी जो फोर्स आए वो दोनों कैसे आए? इक्वल एंड अपोजिट आए। तो इस तरह से लाइन AC के अलोंग आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस 1 माइक्रोकूलम पर किसी भी लाइन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.7। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने है। An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? Explain why two field lines never cross each other at any point. तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है तो इन्हें आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? सडन ब्रेक होने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, लेकिन अचानक बीच में कहीं फील्ड लाइन एब्सेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि उसमें कोई सडन ब्रेक हो गया। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, अब फील्ड लाइन विद ब्रेक, तो ये मान लीजिए कोई फील्ड लाइन है इस तरफ, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अचानक से बीच में इसमें कोई ब्रेक आ गया। तो फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर बीच में कहीं ब्रेक आता है तो इसका मतलब इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? 0। तो हमें ये बताना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से सडन ब्रेक आ जाए। तो देखिए ऐसा क्यों होगा? अगर मैंने ये कोई फील्ड लाइन बनाई है, इस तरफ राइटवर्ड्स मूव कर रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ट्रेवल करती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ राइटवर्ड जा रही है तो यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर रखा होगा। ओके, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें इस वाले रीजन में इसमें कोई सडन ब्रेक आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ जहाँ पर सडन ब्रेक है। तो हम कहेंगे कि इस वाले पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो कूलॉम लॉ कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स होना चाहिए कितना? K। अगर ये चार्ज Q है तो फोर्स होगा KQ इंटू Q अपॉन R²। इतना फोर्स इस स्मॉल q पर लगना चाहिए अगर ये डिस्टेंस r है तो। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है q इंटू ई। तो अगर E 0 होगा तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर सडन ब्रेक है तो यहाँ पर ये कूलॉम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा।
इनवैलिड हो जाएगा मीन्स इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, जबकि इसके पास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक्स नहीं होंगे। तो थ्योरेटिकली आपको इस तरह से आंसर लिखना है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो उसको हम क्या रीज़न देंगे, इसे समझते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कि मान लीजिए कोई कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा? टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मान लीजिए एक फील्ड लाइन को मैं कह रहा हूँ 1 और ये है फील्ड लाइन नंबर 2। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन फील्ड लाइन 1, तो टेंजेंट इस तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। लेकिन यही टेंजेंट अगर आप एक फील्ड लाइन 2 पर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो वो टेंजेंट इस तरफ आएगी। तो इस फील्ड लाइन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। तो यहाँ आपको दिखेगा कि किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस और सारी क्वेरीज हम आपकी सॉल्व कराते रहेंगे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन विजिटिंग अस।